तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन बेसिकली आपका जो कंटेंट है, आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो आप किसी भी जगह के लिए, किसी भी प्रीमाइसेस के लिए जब इलेक्ट्रिफिकेशन का एस्टिमेशन करते हो, उसके रिगार्डिंग एस्टिमेशन की अंडरस्टैंडिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन Estimation for electrical installation refers to the process of determining the approximate cost, materials and labor required for electrical project. किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए आपकी जो एसेसरीज लगती है, जो मटेरियल्स लगते हैं, जो लेबर लगते हैं, तो ये सारी चीजों की जो कॉस्ट है, उसका सम अप करके आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, जिसमें अप्रोक्सीमेशन होता है, जिसमें फ्यूचर में कितनी आपका टोटल खर्च होगा, उसके बारे में जानकारी होती है, एक अंदाज़ा होता है, उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स assessing various factors and variables to provide accurate detailed projection of the resources needed for the installation. दोस्तों, ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको किसी जगह एक फ्लोर हॉस्टल का वायरिंग करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी अमाउंट ऑफ लेबर जाएगा, कितना मटेरियल जाएगा और आपके कितने एडिशनल चार्जेस होंगे जो आप उसमें नहीं ऐड अप कर पाओगे। तो ये सारी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आप ऐड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, एक अप्रोक्सीमेट आपका एक्सपेंस मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप बजट एलोकेट कर पाओगे। बजट एलोकेट करना का मतलब क्या होता है? आपको जो भी खर्च करना है, उसके रिगार्डिंग आपको संसाधन जुटाना और फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, आपका वर्क, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करना। तो अगर आपने एस्टिमेट किया है प्रॉपर, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। एस्टिमेशन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने एस्टिमेट गलत लगा लिया है, मान लीजिए आपको खर्चा होना है 10 लाख का और आपने 5 लाख का एस्टिमेट लगा दिया, तो आपका क्या होगा? आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, आपको अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। और मान लीजिए आपका जो बजट है वो 5 लाख का है, आपने 10 लाख जमा कर दिया, तो आपने 5 लाख वेस्ट कर दिए उसको कहेंगे। क्योंकि आप वो जो 5 लाख बचे थे, उसको आप अदर प्रोजेक्ट्स में लगा सकते थे। तो इसी वजह से एप्रोक्सीमेशन यानी एस्टिमेशन हमेशा करीब होना चाहिए एक्चुअल एक्सपेंस के। आपका जो एक्चुअल में खर्चा होने वाला है, उसके करीब होना चाहिए। प्लस माइनस सम पॉइंट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपीज़ का खर्च करना है और आपने एस्टिमेट 50 रुपीज़ का लगाया है या फिर 200 का लगाया है, दोनों चीज़ों में गलत है। आगे बढ़ते हैं। द एस्टिमेशन प्रोसेस इज टिपिकली परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। आपका जो एस्टिमेशन प्रोसेस है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। कौन करता है? आप किसी भी घर पे कुछ काम करना है, किसी बंदे को बुलवाइए, बोलो कितना खर्च होगा, मुझे इस तरह यहाँ पे ये काम करना है या फिर ये हाउस का ऑटोमेशन करना है या ये ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन करना है या फिर ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। तो हर जगह इंजीनियर होगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर होगा या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, वो आपको एस्टिमेट निकाल के देगा। It helps client, project manager and contractors to plan and budget for the project effectively. जैसा मैंने कहा कि आपको प्लान करना होता है। किस-किस को प्लान करना पड़ता है? क्लाइंट है, आप कस्टमर है तो आपको भी प्लान करना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर आपने रखा हुआ है, तो वो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लान करेगा कि कब क्या एग्जीक्यूट होगा, कितनी तरह से होगा और क्या खर्च होगा, कितना मटेरियल लगेगा और कितनी लेबर लगेगी और कितने वक़्त में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो पाएगा। और स्टेप बाय स्टेप उसका सुपरविज़न है, उसका स्टेप बाय स्टेप पेमेंट है। तो वो सारी चीज़ें के लिए बजट एलोकेशन करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एस्टिमेशन बहुत ही ज़रूरी है। एबिलिटीज़ ऑफ द गुड एस्टिमेटर, अच्छा एस्टिमेशन करने वाला कैसा होता है? तो एबिलिटी टू इमेजिन, आपको एक मान लीजिए एक ज़मीन दे दी, आपको बोला यहाँ पे 20 फ्लोर का एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है।
तो यू शुड बी एबल टू इमेजिन, आपको इमेजिन करके आना चाहिए कहाँ क्या आएगा, उस बिल्डिंग का यूसेज क्या है, वहाँ पे फ्लोर एरिया कितना रिक्वायरमेंट है, और आपके किस यूसेज के लिए किस प्रकार का वायरिंग आएगा, और सारा ए टू जेड आपको एस्टिमेट करना आना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इमेजिन करना एस्टिमेटर, जो अच्छा एस्टिमेटर है उसकी स्किल है। अच्छा इमेजिन कर सकते हो तो आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे। क्रिएटिवनेस, जरूरी नहीं है स्टीरियोटाइप हर प्रोजेक्ट एक सा ही हो, हर प्रोजेक्ट में खुद की यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो क्रिएटिवनेस हर प्रोजेक्ट में जरूरी है। तो वो भी होना चाहिए। एबिलिटी टू इनिशिएट, आपको काम शुरू करने के लिए इनिशिएट करना होगा, कहाँ से काम शुरू करूँ। कई बार क्या होता है हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और कहाँ से हम शुरू करें हमको पता नहीं होता है। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट में आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको बोल दिया भाई आपको यहाँ पे ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, या फिर आपको यहाँ पे लिफ्ट इंस्टॉल करना है, यहाँ पे एयर कंडीशनर इंस्टॉल करना है। तो ये सारी चीजें अगर मल्टीपल आ गई एक साथ, तो आपको प्लान करना होगा, आपको इनिशिएट करना होगा। अगर इनिशिएटिव नहीं करोगे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कई बार क्या होता है हमारे जो प्लान जो लाइन होती है, तो एक्शन ऑफ लाइन हमको बदलना पड़ता है। कई बार कुछ रिक्वायरमेंट आता है तो हमको थोड़ा एक्शन ऑफ लाइन चेंज करना होता है, थोड़ा कुछ साइट चेंज करनी होती है, कुछ मटेरियल चेंज करना होता है। तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है वहाँ पे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हैव एस्टिमेट और डिजायर्ड आउटपुट। अगर आपने अच्छा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नहीं है, तो आप एक्चुअल आप जो आउटपुट आएगा उसके करीब भी नहीं जाओगे। टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी दोस्तों क्या होता है, काफ़ी सारे नए-नए आपके एक्सेसरीज़ फिक्सर्स आ रहे हैं। ट्यूबलाइट में नया-नया इनोवेशंस हो रहा है, फैन्स वगैरह, या पूरा वायर्स में और स्विचेज़ में हर तरह की अलग-अलग स्विचेज़ आती है, स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हर तरह का अलग-अलग मार्केट में हर रोज़ नया नई चीज़ आती है, नए स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, नई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। तो वो चीज़ें क्या होती है, आपको अगर टेक्निकल मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपको एस्टिमेट किसी चीज़ का करना है, तो आपको उस चीज़ का टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एंड सराउंडिंग नॉलेज, प्रैक्टिकल दैट मीन्स टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज 2 चीज़ अलग है। आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये आपका थियोरेटिकल नॉलेज है, ये टेक्निकल नॉलेज थियोरेटिकल है। लेकिन आप जब अगर मान लीजिए आप सिर्फ़ अपने एक रूम का ही वायरिंग करवा लीजिए, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते जाओगे, इसी प्रकार आपका वो नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो एस्टिमेटर है वो प्रैक्टिकली भी साउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको थियरी बहुत पावरफुल है कि वो पेपर वर्क करके उसने दे दिया कि ये ऐसा बनाएगा। तो अगर उसको प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये है एबिलिटीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, कई बार जीडीयू के एग्जाम में आपको पूछते हैं, तो आपको आना चाहिए। Types of estimation. There are almost 6 to 7 types of estimation, but in general it can be classified in 2 types. काफी तरह के estimation होते हैं दोस्तों। आप रिसेंट जाओ तो ये थोड़ा एक्चुअली फाइनेंस साइड का जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल हमारे इलेक्ट्रिकल के रिलेशन में बात करूंगा। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन और साइंटिफिक एस्टिमेशन, और आपकी बुक में भी ये कंटेंट मुझे सिलेबस में दिया हुआ है, तो मैं इसके बाहर नहीं जा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, इसका मतलब बिल्कुल अंदाजा। आपका अप्रोक्सीमेशन है, वहां पे काफी सारी चीजें आपने एक्चुअल के हिसाब से नहीं लिए, आपने उसको इजी करने के लिए थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर दिया है। और साइंटिफिक एस्टिमेशन का मतलब होता है बिल्कुल मेथड वाइज, आपने पूरा गिना है, पूरा कैलकुलेशन दिया है, पूरा वायर कहाँ से कहाँ जाएगा, कितना लोड आएगा, कितने कौन से इक्वेशन से आपने लोड करंट गिना है, आपका कितना करंट एमसीबी आएगा, कहाँ पे सब सर्किट बनेगा, पूरा टेक्निकल आपने एनालिसिस कर दिया है और आपने फिर एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट 2 तरह का होता है, आपने बोल दिया कि ये मेरे को इस एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपने गिन दिया कि हाँ, 1 रूम का होता है सर 10,000 होता है, तो 10 रूम है तो उसका लाख रुपया हो गया, खत्म। तो दोस्तों ये चीज़ अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन आप अगर एक्चुअल में जाओगे, तो भई ये 10 मान लीजिए 10 एरिया से 10 आपके 10 रूम है, तो 10 रूम में क्या यूज़ होगा, किस तरह के वहाँ पे फिक्सचर्स लगने हैं, कहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, लाइट की क्या है, फैन की क्या रिक्वायरमेंट है, स्विच बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, वायर की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्टिव डिवाइस की क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर ये चीज़ मैं अपडेट करूँगा, चेंज करूँगा, तो दूसरे वायरिंग पे क्या असर आएगा।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे एस्टिमेट करनी होती है और उसीलिए इसे साइंटिफिक एस्टिमेशन कहा जाता है। आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ में अगर कोई एस्टिमेशन करना है तो वो साइंटिफिक एस्टिमेशन है। आपको कई बार जीटीयू में पूछते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन और साइंटिफिक एस्टिमेशन कंपेयर करो। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट होता है वो हमेशा बिल्कुल एक अंदाजा देता है, वो जो एक्चुअल है उसके करीब नहीं होता। लेकिन साइंटिफिक एस्टिमेशन है वो एक्चुअल के करीब होता है। साइंटिफिक एस्टिमेशन आपका वक्त पे खत्म हो जाता है उसका काम, और अप्रोक्सीमेशन जरूरी नहीं है कि वक्त पे खत्म हो जाए, काफी सारी उसमें हिंडरेंस आती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। और अप्रोक्सीमेशन में आप बजट होता है आपका काफी हिल जाता है, बजट चेंज करना पड़ता है। और साइंटिफिक में मोस्ट केसेस में 99 केसेस में आपको बजट चेंज नहीं करना पड़ता है, जितना आपने एस्टिमेट किया था उतने में आपका काम खत्म हो जाता है। और वायबिलिटी या उसका रिलायबिलिटी है साइंटिफिक एस्टिमेशन की ज्यादा रहती है। आपने अगर वो करके एग्जीक्यूशन किया है किसी भी प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट का लाइफ लंबा होगा। और अप्रोक्सीमेशन में कई बार क्या होता है कि चलता काम चला देते हैं, तो उससे क्या होता है आपके वर्क की क्वालिटी इतनी एक्सपेक्ट आप नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाए साइंटिफिक अप्रोक्सीमेशन साइंटिफिक एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, तो आपको पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन इज दो सिंपल वन। कोई भी बंदा जो जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकता है। बट द लेटर मेनी कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्प्यूट में राइज ड्यू टू टेक्निकल नीड्स। टेक्निकल नीड्स क्योंकि हर चीज हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं टेक्निकल होते हैं। तो टेक्निकल नीड्स की वजह से काफी सारे डिस्प्यूट आते हैं। अगर आपने बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो वो चीज आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। और साइंटिफिक एस्टिमेशन काफी डिटेल्ड एनालिसिस करके बनाए गए होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे उसके काफी सारे एडवांटेज होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट वक्त पे कंप्लीट होता है, आपका बजट एलोकेशन करता है, प्रोजेक्ट का रिलायबिलिटी रहता है, आपको कहीं पे डिस्प्यूट नहीं होता, और आपके जो वर्क का पेस है वो पेस बिल्कुल एक्सपेक्टेड के अनुसार रहता है, और आपको इमरजेंसी वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन ज्यादातर नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार आपका दो टाइप का एस्टिमेशन है, अप्रोक्सीमेशन और साइंटिफिक एस्टिमेशन। कुछ चीजें देखते हैं साइंटिफिक एस्टिमेशन की दोस्तों। इट इज एस्टिमेशन बाय एक्सपर्ट अबाउट मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट विथ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैरामीटर। साइंटिफिक एस्टिमेशन दोस्तों सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं है, वहाँ पे काफी सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैरामीटर भी लेने होते हैं। जैसे कि आपका साइट क्या है, आपका वर्क प्लेस क्या है, आपका वर्क प्लेस सिटी एरिया है, आपका वर्क प्लेस रूरल एरिया है, आपका वर्क प्लेस किसी पहाड़ के ऊपर है, आपका वर्क प्लेस किसी आइलैंड पे है, तो रिमोट एरिया है कोई, तो इसी प्रकार आपका सारा प्रोजेक्ट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो आपके सिर्फ टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे पैरामीटर आपको कंसीडर करने रहेंगे। मिनिमम और नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड एक्सेसरीज। अगर साइंटिफिक एस्टिमेशन है तो वहाँ पे वेस्टेज बहुत ही कम होता है, और अप्रोक्सीमेशन में कई बार वेस्टेज होता है। कई बार क्या होता है अप्रोक्सीमेशन में आपने बहुत सारा वायर मंगवा लिया मेजरमेंट किए बिना, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा 50% आपका मटेरियल बचता है, तो वो वेस्टेज कहा जाएगा। अगर बहुत सारा मटेरियल बचता है तो उसको आपको ट्रांसपोर्टेशन करके वापस से जगह पे वापस भी भेजना है, और काफी सारा फिर बिल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर बहुत 50% मटेरियल कम पड़ गया तो भी दिक्कत आएगी। तो ये साइंटिफिक एस्टिमेशन में ये चीजें नहीं होती। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू गेट प्रोजेक्ट कंप्लीट। एक चीज है कि आपको काम हमेशा प्रोजेक्ट कोई भी एग्जीक्यूट करवाना है बंदों से करवाना है। तो जो आपके लेबर वर्क है, स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, या सिर्फ डेली लेबर है, तो वो लेबर के पास अलग अलग तरह का काम होता है। तो कितनी टीम लगेगी, कितने बंदे लगेंगे, कितने वक्त में कंप्लीट होगा, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। अगर आप एक बंदे लाते हो तो वो एक महीने में करेगा, तो आप 3 बंदे अगर लाओगे तो आपका काम 10 दिन में खत्म हो सकता है, तो वो आपको देखना रहेगा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट अश्योर्ड। अगर साइंटिफिक एस्टिमेशन किया है तो आपका प्रोजेक्ट है टाइम पे खत्म होने के, कंप्लीट होने के बहुत सारे चांसेस है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एक्सपेंस एंड एस्टिमेशन नेग्लिजिबल। आपके एक्चुअल एक्सपेंस और एस्टिमेट के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा। आपने जो भी एस्टिमेट किया है उसमें 5 to 10% ही वेरिएशन आएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। क्वालिटी वर्क आप अश्योर कर सकते हैं, साइंटिफिक एस्टिमेशन आपने किया है तो आपका वर्क की यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और आपका वर्क है वो इकोनॉमिकल भी रहेगा, बजट आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो आपको फाइनेंशियल काफी रिलैक्सेशन महसूस होगा।
तो ये साइंटिफिक एस्टिमेशन है, आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक एस्टिमेशन के बेनिफिट। फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर साइंटिफिक एस्टिमेशन, साइंटिफिक एस्टिमेशन के लिए क्या फैक्टर आपको कंसीडर करने रहेंगे? कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल, कितना मटेरियल चाहिएगा, क्योंकि अगर आपको मटेरियल मंगवाना है तो आपको उसका अंदाजा पहले से ही होना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, एक प्रोजेक्ट है 1 साल तक चलना है मान लीजिए, तो बड़ा प्रोजेक्ट है 1 साल तक चलना है, तो आपको अगर मटेरियल का अंदाजा होगा तो आप क्या करोगे, जो कंपनी है उसको मैन्युफैक्चर करने दोगे, भाई मुझे ये मटेरियल मैन्युफैक्चर करके दे। तो आपने उसको मैन्युफैक्चर करके दिया और आप क्या बोलोगे उसको, भाई मेरा प्रोजेक्ट ये पेस वाइज खत्म होगा, तो ये डिलीवरी मुझे तो 6 मंथ के बाद में करेगा और ये रेट अभी नक्की कर, तो आपको उससे फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो आपका जो बजट आएगा वो डाउन जाएगा। आपने अगर पहले से उसको ऑर्डर दे दिया और उसको पार्शियल पेमेंट कर दिया, तो आपका अल्टीमेटली 20 टू 30% सेविंग होगा। अगर आपने उसको 1 साल के बाद में ऑर्डर दिया, तो वही चीज़ जो आज ₹100 की मिल रही है, तो आफ्टर 1 ईयर 130 रुपीज़ की मिलेगी। इसका मतलब आपको 10 लाख खर्चा होगा, उसके बजाय 13 लाख खर्चा होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कैलकुलेशन आपको करना ज़रूरी है, कितना मटेरियल चाहिए। ब्लूप्रिंट, प्लान और ड्राइंग, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अगर कंस्ट्रक्शन साइट प्रोजेक्ट है तो, या इलेक्ट्रिफिकेशन टाइप प्रोजेक्ट है, तो आपको लेआउट मिलेगा, ब्लूप्रिंट मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा। तो वो ड्राइंग को आपको अच्छे से समझना है, आपको उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूरी है तो ज़रूरी करना है। अगर ड्राइंग नहीं है तो आपको क्लाइंट के साथ बैठकर ड्राइंग बनाना है। तो आपको ये काम पहले खत्म करना है, तभी आप अच्छी तरह से साइंटिफिक एस्टिमेशन कर पाओगे। टेक्निकल डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, हम एमसीबी लगाएँगे, हम ईएलसीबी लगाएँगे, हम स्विचेस लगाएँगे, बोल दिया। लेकिन आपने बोला नहीं किस प्रकार की आप स्विचेस यूज़ करोगे, किस कंपनी की यूज़ करोगे, किस स्विच कंपनी की एमसीबी, ईएलसीबी वगैरह यूज़ करोगे, वायर किस कंपनी का यूज़ करोगे। तो वो कैटलॉग होना चाहिए। कैटलॉग से क्या होता है, अगर आपके पास 4-5 कंपनी है, तो वो कंपनी से आप इन्फॉर्मेशन मँगाओगे, तो वो जो ब्रोशर आता है उसको कैटलॉग कहते हैं। तो वो कैटलॉग में आपको स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाती है सारी, और आपको एस्टिमेट करने में थोड़ा ईज़ी रहता है, और जो राइट सिलेक्शन है वो करना थोड़ा ईज़ी रहता है। प्रिवेलिंग मार्केट फॉर द मटेरियल, आपको मार्केट के बारे में पता चलता है। अगर आप कैटलॉग स्टडी करोगे तो आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा, और आप उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा रिसर्च करके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट कर पाते हो। और कॉस्ट कंपैरिज़न, आपका अगर आपके पास 4-5 कंपनी आपने असेसमेंट किया है, कंपैरिज़न किया है, तो आपके पास फाइनली एक कंपैरिज़न स्टेटमेंट होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के हिसाब से आप आपका लोएस्ट कॉस्ट और आपका मैक्सिमम आउटपुट पसंद करके आप कंपनी को ऑर्डर दे सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, तो फैक्टर्स ये भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो आपको बंदे स्किल्ड बंदे पसंद करने चाहिए। अगर आपने स्किल्ड बंदे पसंद नहीं किए, कि मान लीजिए कोई बंदे का लेबर चार्जेस कम है, या उसका कॉस्ट कम है, एक्सपेंस कम है, तो आपने उस टीम को हायर कर लिया, लेकिन अगर वो टीम की स्किल नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका ही बर्डन बढ़ेगा। आपका वर्क है उसमें काफ़ी हिंड्रेंस आएगी, आपका क्लाइंट आपसे सैटिस्फाई नहीं होगा। इसी वजह से हमेशा स्किल्ड मैन पावर को हायर करते हैं, जो जिसको थोड़ा ज़्यादा आप पेमेंट करोगे, लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ द वर्क, वहाँ पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। वर्क प्लेस एंड सराउंडिंग फैक्टर्स, आप मैंने जैसा बताया, आपका रिमोट एरिया है, सिटी एरिया है, रूरल एरिया है, या फिर कोई माउंटेन पे आप काम कर रहे हो, कोई आइलैंड पे काम कर रहे हो, तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन है, और वेदर कंडीशन है। वेदर कंडीशन भी मैटर करती है दोस्तों। बारिश वगैरह है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल वगैरह का हिंड्रेंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें, सराउंडिंग फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं काफी सारे। तो ये सारे, अगर आपके दो स्टेट के बीच में मटेरियल आ जा रहा है, तो काफी सारे अदर फैक्टर्स भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको साइंटिफिक एस्टिमेशन करने में आपको कंसीडर करनी पड़ती है, जिससे आपका बेस्ट एस्टिमेशन प्रिपेयर हो, आपका प्रोजेक्ट इन टाइम कंप्लीट हो। टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे हम शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं। तो हम जब भी इलेक्ट्रिफिकेशन में एस्टिमेट करते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि किस-किस चीज़ों का उसमें लगेगा, क्या चीज़ें लगेगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, और लेबर कितना लगेगा, और वायर्स क्या है, अगर स्विचेस क्या है, लोड कितना है, फिटिंग कौन से लगेंगे, क्या फैन आएगा, ट्यूबलाइट आएगा, सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। और ओवरहेड चार्जेस भी हम इन्वॉल्व करते हैं। तो एसओआर के बारे में बेसिक आप समझिए, हम यहाँ पे एसओआर शेड्यूल ऑफ रेट का बेसिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
मटेरियल कॉस्ट पता होना चाहिए आपको। मटेरियल कॉस्ट के लिए आपने जो भी कैटलॉग मंगाए आप उस उनको स्टडी करोगे, वहाँ पे प्राइस है वो देखोगे, थोड़ा 2-4 आपको पसंद आए तो 2-4 कंपनी से नेगोशिएट करोगे, फाइनल आपको अंदाजा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड सम कंपनीज हैव रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपको 1 साल तक, 2 साल तक, अगर कोई 3 साल तक मटेरियल चाहिए तो आपने उससे रेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई तू मुझे 10 एम्पियर वाले स्विच 1 साल तक 10 रुपीज़ में देगा। तो वो फिक्स हो गया दोस्तों। तो आप जब भी आप उसके पास माँगो मेरे को 50 स्विचेस दे, 100 स्विचेस दे, तो आपको सेम प्राइस पे पड़ेगा। तो वो 3 टू 5 इयर्स के बाद में उसको अपडेट करना होता है। अदरवाइज़ वो कॉस्ट बढ़ता है तो वो जो वेंडर होता है उसको डिफिकल्टी आता है। तो ये रेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और काफ़ी सारी कंपनीज़ भी ये फॉलो करती हैं। तो मटेरियल में हमेशा रेट कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल रहता है, अगर आपका प्रोजेक्ट का लेंथ ज़्यादा है या फिर आपको हमेशा ही वो चीज़ें चाहिए तो। While preparing SOR, all the factors like packaging, transportation, taxation, and all other overhead charges must be considered. अगर आप मटेरियल कॉस्ट कर रहे हो तो दोस्तों मटेरियल कॉस्ट के साथ में आपका पैकेजिंग का कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, आप अगर मटेरियल में है तो आपका जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह जो लगेगा वो कॉस्ट, ये सारी चीजें ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस के बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए ओवरहेड का मतलब जो चार्जेस आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, जैसे कि आपका ऑफिस का जो खर्च है, आपने 5-6 बंदे रखे हुए, 20-25 बंदे रखे हुए, 50-60 बंदे रखे हुए, उनका सैलरी एक्सपेंस है और आपका एडिशनल जो ऑफिसेस के साथ आप डील करते हो, वो डीलिंग के लिए आपको जो भी अदर खर्च लगता है, जो लीगल एडवाइस के आपका खर्च लगता है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ का खर्च लगता है, ये सारी चीज़ें आप कहीं पे लिखते नहीं हो, लेकिन आपको ये खर्च करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरहेड चार्जेस में आती हैं। Specification of material is always considered while preparing any material estimation. तो स्पेसिफिकेशन हमेशा कंसिडर करना रहता है। अगर आपने स्पेसिफिकेशन सही से कंसिडर नहीं किया तो क्या होगा दोस्तों, स्पेसिफिकेशन अगर नहीं किया तो कोई भी चीज कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लगा देगा। तो इसी वजह से कहीं भी रेट कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो या मटेरियल अगर परचेस कर रहे हो तो स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही आपको करना चाहिए। नॉर्मल कभी आप फ्री हो तो आप किसी दुकान में जाके या आप कभी कोई चीज़ घर में सामान लाओ, वायरिंग का सामान, कभी स्विच बोर्ड है या स्विच है या वायर है, तो उसके स्पेसिफिकेशन या सिर्फ सिंपल एलईडी ट्यूबलाइट लाओ, तो पूरा भर के 2 साइड पूरा भर के वहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। कभी शांति से पढ़ना, बहुत ही मज़ा आएगा। दूसरा कॉस्ट है लेबर कॉस्ट। पहला हमने देखा मटेरियल कॉस्ट, अभी आएगा लेबर कॉस्ट। लेबर हाईली स्किल्ड लेबर हो सकते हैं जिनको हर तरह का स्किल होता है और वो हर बंदे का काम नहीं है। जो बंदा एक काम बार-बार करता है वो वहाँ पे स्किल हो जाता है। तो उसको इंटरप्रिटेशन होता है, उसको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती। जो हाईली स्किल्ड लेबर है उसको सुपरविज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसको आप प्रोजेक्ट दे दो, वो खत्म करके अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अपनी तरह से डिसीज़न भी ले लेगा और चेंज भी कर देगा। जो माइनर चीज़ है उसमें आपको कंसर्न आपकी लेनी उसको ज़रूरी नहीं लगेगी और वो आपका काम अच्छे से कर देगा। तो ये हाइली स्किल्ड लेबर है, इनका कॉस्ट इनका लिए चार्जेस ज़्यादा होते हैं। और सेमी स्किल्ड है जिनको थोड़ा-सा सुपरविज़न चाहिए, वो साथ में रहकर सीखते हैं हाइली स्किल्ड के साथ में और उनका जो पर डे चार्जेस होता है वो थोड़ा कम होता है। और लास्ट वाला है स्किल्ड लेबर, जो लेबर होता है इसको सुपरविज़न की ज़रूरत है, उसको कोई अनुभव नहीं है, वो सीख रहा है। थोड़ी-थोड़ी स्किल है, वो काम देख के सीखता है, करके सीखता है, कुछ बिगड़ता है फिर सीखता है। तो ये 3 प्रकार के जनरली लेबर होते हैं। लेबर को हमेशा स्किल्ड लेबर ही कहा जाता है, लेकिन स्किल्ड लेबर हमेशा 3 लेवल के आएँगे। हाइली स्किल्ड होते हैं, वो अ, हाई लेवल पे काम करते हैं, उनका रिम्यूनरेशन या उनका पेमेंट भी ज़्यादा होता है, पर डे चार्जेस भी ज़्यादा होता है और स्किल्ड में कम होता है। तो जनरली हम लोग टीम हायर करते हैं, उसमें एक बंदा हाईली स्किल्ड होता है, बाकी 2 बंदे अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। और ये अनस्किल्ड है जिसको कुछ भी स्किल नहीं, उसको बोलोगे कि ये यहाँ पे सामान दे दो तो वो सामान दे आएगा। ये यहाँ पे ये स्क्रू टाइट कर दो तो वो स्क्रू टाइट कर देगा। तो वहाँ पे स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका लेबर कम रहेगा और ये बंदे सिर्फ़ इनको आपको जो ह्यूमन एफर्ट है वो रिड्यूस करने के लिए एज़ अ टूल आप उनका बेनिफिट लोगे। उनके पास कोई स्किल आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। इनका पर डे लेबर होता है, पर डे नॉर्मल लेबर 400 है और आपका जितना हाइली स्किल्ड होगा तो वो 2000 तक, 2500 तक, 3000 तक जा सकता है। जितना हाइली स्किल्ड लेबर होगा, हाइली स्किल्ड एक्चुअली फिर लेबर नहीं कहेंगे, हम उसको वर्कर कहेंगे, हाइली स्किल्ड पर्सन कहेंगे, तो वो उसका पर डे 2000 तक भी जा सकता है। और कई बार पर पॉइंट लेबर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास
एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे 100 आपको स्विच बोर्ड लगाने हैं, या फिर मान लीजिए वहाँ पे 500 पॉइंट है, 500 फिटिंग वहाँ पे लगाने हैं, ट्यूबलाइट, फैन, 5 गियर प्लग सारे मिला के 500 है, तो आप उसको बोलोगे भाई पर पॉइंट तुझे मैं 200 दूंगा, तो टोटल लेबर हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 200। तो इसी प्रकार हाँ, उसमें डे पर डे लेबर का जरूरत नहीं रहता, उसको सिर्फ आपको वो 2 दिन में करे, 1 दिन में करे या 1 हफ्ते में करे, उसको सेम अमाउंट ऑफ आपको पेमेंट देना है। तो जनरली बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पर पॉइंट लेबर, इलेक्ट्रिकल जो हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है, वायरमैन होता है, उनको हम पर पॉइंट लेबर देते हैं। पर डे लेबर जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ऐसा पोजीशन हो सकता है। ओवरहेड चार्ज, देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला था मैं ओवरहेड के बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। तो ये ओवरहेड चार्जेस है दोस्तों, ऑफिस रेंट होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप प्रोजेक्ट रन करते हो, आप किसी के प्रोजेक्ट लेते हो, तो आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो मान लीजिए, तो आपको ऑफिस चलानी है, आपको ऑफिस के स्टाफ को रखना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको आपके स्टाफ के लिए जो बेसिक फैसिलिटी अम्यूनिटीज आपको बनानी है, तो वो सारी चीजें करनी है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, कोरस्पॉन्डेंस है, कहीं पे कहीं डॉक्यूमेंट भेजना है, कहीं पे लाना है, कहीं पे ऑफिस पे कोई रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में डीलिंग करना है, तो हर तरह का डीलिंग होता है। जैसे आप जानते हैं रूटीन ऑफिस में काफी तरह के डीलिंग होते हैं, आपको काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में आती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपने मटेरियल का रेट दिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने कंसिडर नहीं किया या क्लियर नहीं किया, आप ऐसा बोल दो क्लाइंट को भाई ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रांसपोर्टेशन तुझे देना है। अगर कम मटेरियल हमारे यहाँ पे आता है तो ज्यादातर केस में क्लाइंट ही पेमेंट करता है, लेकिन अगर बड़ा मटेरियल बार बार आना है तो वो विद ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे वेंडर के पास होगा। मेंटेनेंस है वो भी ओवरहेड चार्ज है। कई बार क्या होता है कोई प्रोजेक्ट आपने कर दिया और वो प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस आ रहा है, तो एक कमिटमेंट होता है भाई 1 साल तक आपको हम कोई भी मेंटेनेंस करेंगे, तो वो भी आपको कंसिडर कर लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया या एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपको एज एज कॉम्पोनेंट आपको प्रॉफिट में ये सब ओवरहेड चार्जेस ऐड करने होंगे। अगर प्रॉफिट मार्जिन में आपने ओवरहेड चार्ज ऐड नहीं किए तो आपको लॉस जाने की संभावना रहती है। स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, आपने इतना सारा काम कर रहे हो, आप इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो, लेकिन आपके पास मटेरियल का स्टोरेज नहीं है, तो वो भी डिफिकल्ट है। इसी वजह से स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हैं, ये ओवरहेड चार्जेस में आती है। चाय, पानी, नाश्ते का जो खर्च हम कहते हैं, तो वो खर्च ओवरहेड चार्जेस में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बजट जब एसओआर प्रिपेयर करते हो, पहला आया मटेरियल, दूसरा आया लेबर और तीसरा आया ओवरहेड चार्ज। और लीगल सर्विसेज जैसे मैंने किया कि आपको कई बार लीगल इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपको लीगल सर्विसेज लेना पड़ता है लॉयर्स का, तो वो सारे चार्जेस यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होने चाहिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के चार्जेस के बारे में बात की। एसओआर में 3 प्रकार की, एक मटेरियल होती है, एक लेबर होती है और एक ओवरहेड चार्जेस होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोस्तों ये एक लास्ट जैसा टॉपिक है। कैटलॉग आपकी बेस प्राइस ही बताती है, ठीक है। वो ज्यादा ही बताते हैं कैटलॉग में, फिर नेगोशिएशन करके थोड़ा डाउन आते हैं। तो सम फैक्टर्स में हैव इफेक्ट ऑन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड चार्ज विच में नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेशन। आप एस्टिमेशन में कई बार भूल जाते हो या नहीं कंसिडर किया, तो वो आपको लॉस इनकर करेगा। तो या फिर आपको अगर मान लीजिए 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपको खर्च होगा उसकी वजह से आपका मार्जिन 15% या 10% आकर खड़ा रहेगा, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो। तो एसओआर आपके स्पेशल सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करके आपको बताने चाहिए। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये चीजें होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी होता है। जैसे मैंने बताया कई बार क्या होता है कुछ मटेरियल मिलना बंद होता है या कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर, कई बार लेबर के इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया चाय पानी नाश्ता वगैरह का खर्च, कभी भी उसको फैसिलिटीज देनी है, उसको वहाँ पे साइट चल रही है, वहाँ पे रहने के लिए आप लाइट वगैरह की व्यवस्था कर दोगे, तो वो सारी चीजें हैं आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड चार्ज, सारे ओवरहेड चार्ज जो हमने पीछे डिस्कस किए, ये सारी चीजों वेरिएबल कॉस्ट में आप कंसीडर करना है आपको, और आपको फ्री एसओआर बनाना है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या आएगा, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, आपका कोई मशीन बंद था, डैमेज हो गया, उसको इमीडिएट आपको मेंटेनेंस करवाना है, वो कॉस्ट आएगा। अनअवॉइडेबल डिले ऑफ डिलीवरिंग द मटेरियल, कुछ रास्ते में कुछ आंदोलन चल रहा है, अभी काफी सारे आंदोलन के सीजन है, तो आंदोलन चल रहा है, तो आपको मटेरियल डिलीवर करने में दिक्कत आ रही है, या फिर कभी पूर आ गया, कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो बाढ़ आ गई जैसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीजें से आपका मटेरियल डिले होता है डिलीवर होना।
एक्सीडेंट है, कई बार एक्सीडेंट होता है, तो ये परसेंटेज कॉस्ट हम उसमें ऐड अप करते हैं, भाई ये 5% हम रिस्क कॉस्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपने तरह से कॉन्ट्रैक्टर अपने अनुभव के हिसाब से करते हैं। और लेबर में होता है वर्किंग साइट, आप उसको लेबर ला के रखते हो, आप लोगों ने 100 लेबर ला के रख दिया, बड़ी साइट है, तो आपको वो 100 लेबर स्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड सारों को रहने की फैसिलिटी, उनके थोड़ी वॉशरूम वगैरह की बेसिक जो नीड्स है वो उनकी पूरी करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको फैसिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी। लेबर को अगर कहीं आपने दूर रखा है तो वहाँ से साइट पे लाने के लिए आपको जो खर्च होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और स्किल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ लेबर, आपके लेबर को काफ़ी सारा प्रेशर नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वो इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आपका लेबर हो। तो ये इसके लिए भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी वहाँ लेबर के लिए रखनी पड़ेगी। पानी वगैरह की बेसिक फैसिलिटी, उसको पीने का पानी, वॉशरूम है, लाइट है, वो बेसिक फैसिलिटी आप अगर नहीं दोगे तो उसको मेंटल और फिजिकल काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके काम पे असर पड़ता है। और हर तरह की फैसिलिटी है। तो मटेरियल कॉस्ट इनडायरेक्ट और लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड तो बोला, ओवरहेड में भी क्या इनडायरेक्ट होता है, तो लेबर वर्क कई बार क्या होता है, इमरजेंसी में कुछ काम आ गया तो आपने वो एस्टिमेट नहीं किया है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी। किसी काम में आपको लगा कि ये चीज़ें तो मैंने कंसिडर, ये सामान आया मेरे यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो मेरे लेबर तो काम कर रहे हैं, तो मेरे को दूसरे लेबर लाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके 10 ट्रक भर के सामान आया और आपके पास बंदे हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपने वो एस्टिमेट नहीं किया था। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी रहेगी। एटलीस्ट ट्रक में से उतार के आपके स्टोरेज यूनिट तक भी जाने के लिए आपको लेबर एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो ओवरहेड चार्जेस लेबर में होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट ले लीजिए, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, तो ओवरहेड चार्जेस में क्या होता है, आपके सारी मशीनरीज है उसके टेस्टिंग आपको करने चाहिए, सर्टिफिकेशन करने चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए परसेंटेज कॉस्ट आपको अज्यूम करनी रहेगी। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, आज हमने बेसिक ऑफ एस्टिमेशन देखा। एस्टिमेशन में हम किस तरह का एस्टिमेशन किसे कहते हैं और किस प्रकार एबिलिटी होती है एस्टिमेटर की और क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है, ये हमने देखा। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।